हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ इस वीडियो में कक्षा 9 की पुस्तक हितिज के पाठ मेघ आए पढ़ने जा रहे हैं। इसके रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। यहाँ कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है और बादलों को मेहमान या गांव के दामाद के रूप में देखते हुए उसके आने पर जो हलचल होती है उसी का शानदार वर्णन किया है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी व्याख्या ऑफ मेघ आए। सबसे पहले पढ़ेंगे इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का बस्ती शहर था। जन्म 15 सितंबर 1927 को हुआ था और मृत्यु 24 सितंबर 1983 को हुई थी। जीवन परिचय के बाद अब बढ़ते हैं पाठ परिचय की तरफ। इस कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए शहरी दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का वर्णन करते हुए कवि ने वही उल्लास को दिखाया है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में आगे विस्तार से। पहला काव्यांश है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब इसके हम आगे पढ़ते हैं भावार्थ। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। तो बच्चों, ये उस समय की बात है जब वर्षा ऋतु आ रही है और गांव में वर्षा को लेकर काफी अच्छा माहौल है। उन बादलों को देखकर गांव का हर व्यक्ति बड़ा खुश है, प्रसन्न है। इसकी खुशी की तुलना कवि ने किससे की है? जैसे गांव में दामाद आया हो काफी समय के पश्चात। इसकी तुलना करते हुए कवि कहते हैं, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, कि बादल रूपी दामाद बड़े बन ठन कर सज सवर कर आए हैं। बादल आते हैं सज सवर के और उनके आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार कहते हैं हवा को। बादलों के आने पर जैसे पहले आगे हवा चलती है, उसका वर्णन कवि ने किया है कि दामाद के आने पर जैसे खुशी में गांव में सालियां दौड़ती भागती आगे आगे नाचती गाती चलती है, उसी प्रकार बादलों के आने पर हवा चल रही है और दौड़ते भागते वे सालियां पूरे गांव में खबर फैला रही है कि देखो दामाद जी आ गए हैं। उनकी इस खबर को सुनकर दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। गली गली में लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां खोलकर उसे देखने लगे। गांव में दामाद की एक झलक पाने के लिए लोग दरवाजे और खिड़कियां खोलकर देखते हैं। ठीक वैसे ही बादलों के आने पर सभी लोग खुश होकर दरवाजे और खिड़कियां खोलकर आकाश की ओर देख रहे हैं। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। पाहुन कहते हैं अतिथि और दामाद को। तो जो अतिथि और दामाद है वह ऐसा लग रहा है जैसे बड़े बन ठन कर सज सवर कर आए हैं गांव में और शहर से काफी दिनों के बाद में। वैसे ही खुशी का माहौल हो रहा है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो यहाँ पर कवि ने मेघ और दामाद के आने पर होने वाली उत्सुकता का चित्रण किया है। जैसे बादलों के आने से पहले चलने वाली हवा से पेड़ झुक दामाद झांकने लगे, उस हवा से पेड़ झुकने लगे और वो पेड़ ऐसे लग रहे थे
मानो लगे गर्दन उचकाए। वे झुककर अपनी गर्दन को उचका कर बादलों को देख रहे हैं। जैसे दामाद के आने की सूचना मिलने पर गांव के आदमी उन्हें झांक कर देखते हैं। आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए। और आंधी चल रही है, तेज हवाएं चल रही है और धूल उड़ रही है चारों तरफ। वो कैसी लग रही है? जैसे कोई सुंदरी अपना घाघरा उठाए। घाघरा कहते हैं लहंगे को। एक बड़े घेरे वाला एक पहनावा होता है जो स्त्रियां कमर में पहनती है। तो इस तरह के घाघरे को उठाए हुए कोई सुंदरी भाग रही है। धूल को देखकर ऐसा लग रहा है। बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। बाकी कहते हैं तिरछी को और चितवन से तात्पर्य है नजर। प्रेम पूर्वक देखने का तरीका होता है, जो नजर होती है उसे कहते हैं चितवन। तो यहाँ कवि कहते हैं कि बाकी चितवन उठा कि गांव की दुल्हन रूपी नदी, वो क्या किया उसने? नदी भी ठिठकी, नदी रुक गई। जैसे ही उसे लगा कि गांव के दामाद आ गए हैं तो वह भी रुक गई अचानक से और अपनी तिरछी नजर को उठाकर प्रेम पूर्वक तरीके से घूंघट सरके, थोड़ा सा अपना घूंघट को सरका करके उस दामाद को देखती है। वह चाहती है कि उसे उस दामाद की एक झलक मिल जाए, वह उन बादलों को एक बार देख ले। वह नदी ऐसा सोचकर आगे बढ़ती है। कवि आगे कहते हैं कि बादल और दामाद दोनों ही सज धज कर आए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओठ हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो यहाँ पर कवि ने बूढ़े पीपल की तुलना की है गांव के वृद्ध लोगों से, कि जिस तरह से मेहमान के आने पर सबसे पहले गांव में वृद्ध लोग ही आगे बढ़कर और हाथ जोड़कर उनका आदर सत्कार करते हैं। उसी प्रकार जब बादल आए, मेघ आए, तो उसका स्वागत किसने किया? बूढ़े पीपल ने। क्योंकि पीपल का जो पेड़ होता है वह अक्सर काफी उम्र दराज होता है। तो बूढ़े पीपल आगे बढ़कर मेघों का स्वागत करते हैं। जुहार कहते हैं अभिवादन को या स्वागत को। तो सबसे पहले बूढ़े पीपल ने बढ़कर मेघों का स्वागत किया। बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओठ हो किवार की। अब आगे कवि ने फिर से मानवीकरण का प्रयोग करते हुए बताया है कि जिस तरीके से कोई सालों बाद आता है तो उसकी संगिनी या प्रेमिका नाराज हो जाती है और छुपकर दरवाजे के पीछे से कहती है कि बरस बाद सुधी लीनी, क्या आपने काफी टाइम बाद मुझे याद किया है? आपने इतने टाइम तक मेरी कोई सुध नहीं ली, खोज खबर नहीं ली। उसी प्रकार बोली अकुलाई लता ओठ हो किवार की। उसी प्रकार उस जल की बूंदों के लिए अकुलाई व्याकुल हुई या घबराई हुई लता किवाड़ की ओट लेकर, यहाँ लता ने किसे किवाड़ माना है? पेड़ों को। तो लता गुस्से से मेघ से छुपने के लिए पेड़ का सहारा लेकर उसे उल्हाना देती है कि आपको साल भर बाद हमारी याद आई है, आप इतने टाइम बाद हमसे मिलने आए हो। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो यहाँ पर ताल कहते हैं तालाब को और हरसाया कहते हैं खुश होना। तो मेहमान रूपी बादलों को देखकर तालाब बहुत ज्यादा खुश है और अपनी इस खुशी में वह मेहमान के स्वागत के लिए, उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी भरकर लाया है। परात एक थाली के आकार का ऊंचे किनारे का बड़ा बर्तन होता है और गांवों में यह नियम है कई जगहों पर कि मेहमान के आने पर उसके पांव परात में धोते हैं। उसी का चित्रण कवि ने यहाँ किया है। आपको शायद याद हो या आपने रामायण में देखा भी हो कि केवट भी श्री राम को नाव पर चढ़ाने से पहले उनके पांव धोता है।
तो यह एक तरह से अभिवादन का ही तरीका है। अगला काव्यांश है, खित्तीस अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो अटारी कहते हैं ऊंची जगह को, और क्षितिज कहते हैं जहां पर जमीन और आसमान दूर से हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, कि मेघ रूपी दामाद अब क्षितिज रूपी अटारी पर पहुंच चुके हैं, यानी पूरे आकाश में बादल छा चुके हैं। दामिनी कहते हैं बिजली को, और दमकी से तात्पर्य है चमकना। पूरे आसमान में बादल छा चुके हैं, जिसे देखकर बिजली खुशी से चमक रही है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। अब बादलों को देखकर सभी लोग उनसे क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि तुम्हारे आने और नहीं आने की जो शंका थी, हमें संशय था कि आप आओगे या नहीं, वह भ्रम अब खत्म हो गया है। इस भ्रम की अब गांठ खुल चुकी है, इसलिए आप हमें अब क्षमा करो कि हमने आपके ऊपर यह संदेह किया है। आपने आने के बाद हमारा यह संदेह मिटा दिया है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो साथ ही प्रेमिका का भी भ्रम कि मेघ रूपी दामाद के सामने देखकर समाप्त हो चुका है। प्रेमिका को भी भ्रम था कि वे आएंगे या नहीं, पर आज उन्हें देखकर उसका भी भ्रम टूट चुका है, और वह भी उनसे क्षमा मांगती है कि मैंने भी आपके आगमन पर संशय किया था। यह सुनते ही बांध टूटा, जो बादल रूपी प्रियतम था उसके सब्र का बांध टूट गया, और फिर से एक बार मिलने की खुशी से झरझर मिलन के अश्रु ढर के, इस खुशी से दोनों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। ढरके से तात्पर्य है बहना या निकलना। अश्रु कहते हैं आंसुओं को, और झरझर लगातार, दोनों की आंखों से आंसू आने लगते हैं, अर्थात मूसलाधार या तेज लगातार बारिश शुरू हो जाती है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, इस प्रकार मेघ बड़े बन ठन कर मेहमान की तरह गांव में आए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यह कविता अच्छे से समझ आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न और सुझाव जरूर दें। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।